दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? आई होप आप सब मस्त और अच्छे होंगे। मैं बता दूं कि मैं आज एक पॉलिटी के बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जो भाग 16 है, जो बात करता है कि कुछ वर्गों में विशेष उपबंध मतलब वही आरक्षण। तो सीधा एक लाइन में आप जान लेंगे कि आरक्षण किसको है तथा किसको नहीं है। तो देश में आरक्षण सभी को है, सभी जातियों के लिए है। ठीक, एक कोई नहीं कह सकता कि मेरे लिए आरक्षण नहीं है। और एक सीधी लाइन अगर आरक्षण के बारे में कहा जाए तो आरक्षण उन्हीं के लिए नहीं है जो शिक्षित नहीं है, जो शिक्षा से वंचित हैं। कह दो एक ऐसी बात कर रहे हो आप, कभी भी एक कहने वाली बात नहीं है, गौर कीजिएगा तथा समाज को बहुत बारीक से देखिएगा कि कोई भी कास्ट हो, अगर वो शिक्षित है तभी जो उनको तरह तरह के आरक्षण है तभी उसका फायदा उठा पा रहे हैं। अगर वो शिक्षित नहीं है तो अपना एक एक काम कराने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है तथा दूसरों की चरौरी विनती करते रहते हैं हमेशा। ठीक, आइए अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताऊं कि किस किस आर्टिकल के तहत किसको किसको कितना आरक्षण है। ठीक, अब आप सब जानिए। भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, फोकस होइए इस पर। भाग 16 जो आर्टिकल आता है 330 से लेकर 342 तक, इसमें सभी कास्ट या सभी कम्युनिटी आ जाती है जिनको आरक्षण है। ठीक, ये किसी एक के लिए नहीं है। मैं सबका बात धीरे धीरे कर रहा हूँ, मतलब जितनी अपने भारत पर जितना पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तरह तरह के कास्ट सिस्टम बना हुआ है भारत में, जातिगत व्यवस्था, तो उस पर बात करूँगा। आइए आप सब ध्यान दीजिए। आर्टिकल 330 लोकसभा में आरक्षित सीटों की बात करता है। SC ST जानते हो ना कि इनके लिए SC ST के लिए सीटें ही निर्धारित कर दी गई है कि इतनी सीटें पर सिर्फ SC ST समुदाय के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। अदर क्लास या अदर जातिगत व्यवस्था वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती। जानते हो ना कितनी कितनी सीटें आरक्षित हैं? आप कमेंट करिएगा, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप सब जानते हो। ठीक, लोकसभा में भी है और राज्यसभा में, मतलब राज्य की विधानसभाओं में भी है, जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जिनको बोलते हैं जनप्रतिनिधित्व। जानते हो ना जनप्रतिनिधि? कहते नहीं मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं 10 लाख जनसंख्या पर चुन कर आया हूँ। आप क्या हो? मतलब ये किसके लिए कहते हैं? अधिकारियों से कहते हैं जब किसी विधायक या सांसद की बहस होती है तो। ठीक, आइए राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 332। 330 लोकसभा में, 332 राज्य की विधानसभाओं में। ठीक, राज्य विधानसभा। अब आ जाइए आर्टिकल 335 सेवाओं में दक्षता बनाए रखते हुए SC ST के हितों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो उनका शोषण ना हो। तरह तरह की सेवाएं जानते हो, इसीलिए आप देखते भी हो हर कास्ट से ज़्यादा ST को आरक्षण मिलता है और मिलना भी चाहिए। ठीक, इस पर विरोध भी नहीं करना चाहिए किसी भी, जो जिनको कहते हैं ना, जिनको वार्षिक यूनिवर्सिटी का ज्ञान रहेगा उन्हीं बात करते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। बाकी जो थोड़ा एजुकेटेड हैं तथा समाज को बारीकी से देखते हैं तथा सामाजिक फाल्ट को समझते हैं, वो आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते हैं। आज आरक्षण ये कि वो आज सक्षम हो पा रहे हैं तथा अपने परिवार के लिए तथा अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ठीक, जानते हो ना? हाँ तो जानो। देखो आर्टिकल 338 आ जाओ, उसको ध्यान दीजिएगा। 338 राष्ट्रीय SC आयोग। ठीक, राष्ट्रीय SC आयोग का गठन करता है कौन? 338 और 338 से राष्ट्रीय ST आयोग का गठन करता है। ठीक, 38 दोनों है, लेकिन SC को पहले रखा गया, ST को बाद में। जानते हो SC को थोड़ा ST से कम आरक्षण मिलता है। जो समुदाय है, दो जो कम्युनिटी है, आप सब देखते हो भी हो। जैसे इस समय झारखंड में देखो जयराम महतो, वो विधायक हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं, युवा विधायक हैं या सांसद हैं कि विधायक हैं, शायद इतना गौर नहीं है भाई। आप सब बताइए कि विधायक हैं कि सांसद हैं। बहुत अच्छा रणनीति, तो बहुत अच्छे हिसाब से काम करता है लौंडा। जहाँ खड़ा हो जाता है ना अरे क्या बोलूँ यार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार पब्लिक इकट्ठा हो जाती है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ना उसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है ना कुछ है, सिर्फ वो एजुकेटेड है, वो अपना अधिकार जानता है, अपने समुदाय के लिए कुछ करना जानता है। ठीक, अगर सोशल मीडिया चलाते हो तो देखते रहोगे इस रील, अगर काम की देखते होगे तभी आएगी इन सब वीडियो।
ठीक। अब आ जाइए आर्टिकल 340 पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसे मंडल आयोग। 340 मंडल आयोग। आप मंडल आयोग बताइएगा किसको कहते हैं, ठीक। आप सब जानते हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नाम बदल के दे दिया जाए तो आप सब कंफ्यूज ना हो कि मंडल आयोग होता क्या है, ठीक। अब आर्टिकल 341 और 42, SC ST सूची का निर्धारण कौन करेगा। जैसे कभी कभी अगर राष्ट्रपति महोदय जी SC ST सूची का जो जारी करते हैं तथा निर्धारण करते हैं कि इतने दिन बाद इतने % आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तथा इस क्षेत्र में इतने % आरक्षण था, इतना आरक्षण और बढ़ा दिया जाएगा, XYZ कोई भी क्षेत्र हो सकता है, ठीक। तो ये सब अधिकार किसको है, राष्ट्रपति महोदय जी को है, उन्हीं देते हैं, ठीक। आरक्षण जितनी आरक्षण की बात होती है सभी क्षेत्रों के लिए। अब आ जाइए थोड़ा जो मिलाकर आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आप सब आर्टिकल जैसे यहाँ इतना हो गया ना। अब हम आर्टिकल जितना ये था 341-42 तक पूरा इतना बताए, लेकिन जब ये आर्टिकल मिलाकर पढ़ा जाता है तो सब इसी भी जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ आर्टिकलों को संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया, जानते हो ना। जो संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है उसे A B C D इसी तरह अन्य आर्टिकलों में रख दिया जाता है जहां उस क्षेत्र की बात होती है। आप सब समझते हो, अब जानते भी हो। जैसे कोई चीज़ अगर बाद में लिखना रहता है तो आप देखो ना, अगर कापी में फेयर बना रहे हो, अगर लाइन नहीं छोड़े हो, बाद में लिख रहेगा तो ऐसे हंसपात का चिन्ह लगाकर आप लिखते हो ऊपर ना, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। तो अब आर्टिकल जो मिलाकर पढ़ा जाता है 15(4) पूछता है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, मतलब SC ST का विशेष प्रावधान। अगर 15(4) वहाँ है तो आपको 15(4) ही मानना है, इधर नहीं आना कि 32 में जाएं कि तो 32 पढ़ाए थे गुरुजी, अब इधर 15(4) दे दिया है, हमको लगा है गलत क्वेश्चन है, ये सभी को नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। सभी को नंबर नहीं मिलेगा, आपने बहुत बारीक से कम अध्ययन किया है, तो आप सब अध्ययन भी करे रहेंगे। 15(4) भी SC ST का आरक्षण की बात करता है। अब आ जाइए 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देता है। जैसे तमिलनाडु में आप सब जाएंगे तो वहाँ पर जितने प्राइवेट सेक्टर है तथा प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ 25% शिक्षा के लिए निचले समुदाय या जो शिक्षा से वंचित वर्ग हैं, आप बोल सकते हो SC ST कम्युनिटी जो भी आते हैं, मतलब जो शिक्षित नहीं है, अमीर वर्ग को छोड़कर, उनके लिए आरक्षण है। अगर प्राइवेट सेक्टर 25% अपने स्कूल में दाखिला नहीं देता तो उसका क्या लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा उस कॉलेज का। आपको कॉलेज चलाने का कोई अधिकार नहीं, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो। तमिलनाडु में ऐसी ऐसी प्रक्रिया चलती हैं। अब हम तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाना चाहिए, और तरह तरह यूनिवर्सिटी में लागू भी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश से लागू भी है, ठीक। तो 15(5) बात करता है कोई भी क्षेत्र से आए, ये नहीं है आरक्षण की, मतलब आप किसी भी समुदाय से रहें, सिर्फ वही गरीब तबके से हो, ये नहीं कि आप SC ST रहें तभी आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप जो उसकी योग्यता है उसको पार करिए, फिर आप वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण कीजिए या उस पोस्ट के लायक हैं। जानते हो ना, राजा का बेटा वही बनेगा जो राजा की सीट का हकदार होगा, ठीक। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आपके अंदर टैलेंट देख रहा है तरह तरह। अब नया विधेयक भी आने वाला है, आपको बता दूं। अब जैसे कॉलेजियम सिस्टम में था ना कि जो ऊपर के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, तो जो उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट सुप्रीम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कर लिया करते थे, अब नहीं ऐसा होगा। विधेयक बन रहा है, इस पर सरकार कानून लेकर आने वाली है, इस पर भी परीक्षा कराने का योगदान है, क्योंकि जो जुडिशियल PCS झा के तहत जाते हैं, PCS जो होती नहीं है LLB की रहते हैं, PCS की वैकेंसी आती है जुडिशियल की, तो अब ये भी वहाँ तक जाएंगे, ठीक। अब इनका चुनाव होगा या परीक्षाएं होंगी, और सरकार जानते हो अधिकार किसको है, किस लिए हो रहा है, राष्ट्रपति को। और जैसे एक दो बार आया भी था, इस पर तो रद्द कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब सरकार क्या कह रहा है, संसद कह रहा है कि आपकी लेकर कानून आएंगे तो आप रद्द नहीं कर सकते, आप निर्धारण कर दीजिए, आप निर्धारित कर दीजिए कि इसमें इतनी क्राइटेरिया चाहिए,
परीक्षा कराने की यूपीएससी की गारंटी है। जानते हो यूपीएससी की कोई परीक्षा लीक नहीं होती, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस की परीक्षा अभी तक लीक नहीं होती। परीक्षा वो कराएगा, फिर गठन की जो चयन की प्रक्रिया रहेगी, जैसे इंटरव्यू संघ लोक सेवा आयोग लेता है, राज्य से लोक सेवा आयोग लेता है, इसी तरह आप इंटरव्यू भी आप ले सकते हो। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो। लेकिन जो पारिवारिक परंपरा से चली आ रही है कि जो कोलिजन सिस्टम मतलब जो थे उन्हीं की दादा पोता बन रहे हैं, वैसा सिस्टम नहीं रहेगा। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ इस नीति का। ठीक, जो समझदार रहेंगे करेंगे, क्योंकि सभी को अधिकार है बड़े से बड़ी पोस्ट हो। वो तो सांसद में है ही, लेकिन न्यायपालिका में भी अब अधिकार होना चाहिए। न्यायपालिका में ऐसा नहीं देखने को मिलता। ठीक, आप सब जानते भी हो। अब आइए 15(6), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जो जनरल से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, इनके लिए कितने परसेंट? 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जोड़ा गया। ये जानते हो ना, अभी पहले नहीं था, ये अभी बाद में आया है, तो उन्हीं के लिए है। तो वही बताया ना कि सभी के आरक्षण की बात करूंगा, ये कोई नहीं कह सकता मेरे लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण उन्हीं के लिए नहीं है जो शिक्षा से वंचित हैं, जो शिक्षित नहीं है, अपना आरक्षण नहीं, अपना आरक्षण मतलब आरक्षण का मतलब ही नहीं समझते, वो अपना अधिकार भी नहीं जान पाते, तो वही आरक्षण से दूर है। बाकी आरक्षण का फायदा सभी कास्ट या सभी समुदाय ले रहे हैं। ठीक, 15(3), महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण सीटें की गई हैं। जानते हो ना, ये सांसद विधानसभा से लेकर ये पंचायती स्तर तक भी लागू है। कभी कभी देखते हो महिला सीट आ जाता है पंचायत में, वहाँ किसी क्षेत्र में पुरुष सीट ना आकर महिला सीट आ जाती है। इसलिए जाता है क्योंकि 33% आरक्षण है, जिससे शासन में या जो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों में महिलाओं का योगदान भारी संख्या में हो सके। जानते हो ना? तो हाँ, 2003 बाल कल्याण विधेयक शिक्षा पोषण योजना आज से संबंधित है, जो आया 2023 में। इसी के अंतर्गत 33% आरक्षण। ठीक, ये पूछता है बाल कल्याण विधेयक किससे संबंधित है, तो आपको मारना है, इसीलिए इसको यहाँ आपको बताया हूँ। अब बाकी जान लीजिए, ओबीसी का आरक्षण, कहते ओबीसी की बात नहीं की, तो ओबीसी का आरक्षण 15(4) भी बात करता है। ठीक, 15(4) बात करता है, 15(5) भी बात करता है, इसी में है दोनों। वो कोई भी आरक्षण आ जाए, यहाँ किसी एक कम्युनिटी के अलावा ओबीसी भी बात करता है, और 5 में भी बात करता है, और 16(4) में बात करता है, ध्यान दीजिएगा। और 340 में जो आपको यहाँ बताया था, क्या 340 कि मंडल आयोग किसे कहते हैं, तो मंडल आयोग इसीलिए मैं बोला था ओबीसी ना बोलकर मंडल आयोग आपको बोला था, उसी की बात करता है। ठीक, और 338 भी ओबीसी के आरक्षण की बात करता है। वो तरह तरह का आरक्षण है, सिर्फ आप आर्टिकल ध्यान दीजिए। बाकी आपके सामने अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप आसानी से टिक कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, या आत्मविश्वास बोल सकते हो। और जानते हो कि वर्तमान में जो जुडिशियल वाला सिस्टम था, इसमें अभी तक कितनी महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी? बताओ, अभी तक एक भी नहीं। 2027 में एक है बनने वाली, उनका नाम कमेंट कीजिएगा। तथा आप बताइए कि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों में कितनी महिला न्यायाधीश हैं, तब आप महिलाओं की समस्या को समझ सकेंगे, तथा न्यायपालिका को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट कंटेंट और शानदार कंटेंट में। आपको समाज से परिचित कराने का प्रयास करता रहूँगा हमेशा।